क्या आपने कभी सोचा कि एक पूरी की पूरी अपने समय से हजारों साल आगे की विकसित सभ्यता बिना कोई बड़ा निशान छोड़े कैसे गायब हो सकती है? हम इतिहास में महान साम्राज्यों के बनने और मिटने की कहानियां पढ़ते हैं। हम युद्धों को जानते हैं, क्रांतियों को समझते हैं और कुदरत की विनाश लीला को भी देखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी पहेली में उतरने जा रहे हैं जो इन सब से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। यह कहानी किसी साम्राज्य के अंत की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की खामोश हो जाने की है। एक ऐसा राज जिसे दशकों से दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझा रखा है, लेकिन जिसका कोई एक ठोस जवाब आज भी नहीं मिला है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। उनके पास शानदार शहर थे, आज के ज़माने जैसे ड्रेनेज व्यवस्था थी और एक ऐसी लिपि थी जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। और फिर अपने शिखर पर पहुंचकर वे सब गायब हो गए। कोई बड़ा युद्ध नहीं, किसी हमले का सबूत नहीं, कोई एक स्पष्ट तबाही नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या हुआ? वे कहाँ चले गए? उनके शानदार शहर वीरान क्यों हो गए? चलिए आज इस प्राचीन रहस्य से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली थ्योरीज को खंगालते हैं, पुरातात्विक सबूतों की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सभ्यता सच में खत्म हो गई थी या बस उसका स्वरूप बदल गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत शहरी संस्कृतियों में से थी। जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे कबीलों और गांवों में रह रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोग बड़े सुनियोजित शहरों में से एक कमाल की जिंदगी जी रहे थे। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे महान सभ्यताओं के समय की थी, पर क्षेत्रफल में उन दोनों की कुल आकार से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था, जो लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल इलाका था। दिलचस्प बात यह है कि हमें इस महान सभ्यता के वजूद के बारे में 20वीं सदी की शुरुआत तक कुछ पता ही नहीं था। यह इतिहास की परतों के नीचे दबी हुई थी। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज घुमक्कड़ ने पंजाब के हड़प्पा गांव में ऊंचे ऊंचे टीलों और अजीब सी ईंटों को देखा जरूर था, पर वो उनका महत्व नहीं समझ पाए। फिर लगभग 100 साल बाद 1921 में जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो मजदूरों को उन्हीं टिल्लों से पक्की बेहतरीन क्वालिटी की ईंटें मिलने लगी। उन्होंने इसे भगवान का तोहफा समझकर इन ईंटों को उखाड़ा और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे दुनिया की सबसे पुरानी और व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक के सबूतों को तबाह कर रहे हैं। असलियत तो तब सामने आई जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल की अगुवाई में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो में वैज्ञानिक तरीकों से खुदाई शुरू करवाई। तब जाकर इस दुनिया के सामने इन भूले बिसरे शहरों और इनकी अविश्वसनीय कहानी का पर्दा उठा। इस खोज ने इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले गई। जो शहर मिले वो किसी भी मॉडर्न अर्बन प्लानर को हैरान कर सकते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे अक्सर इस सभ्यता के दो सबसे अहम शहर माना जाता है, किसी अजूबे से कम नहीं थे। ये शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, बल्कि इन्हें एक सोची समझी योजना के तहत बनाया गया था। सड़कें एकदम सीधी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न में बट जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क जैसे आधुनिक शहर बसे हैं। मकान पक्के थे, एक ही आकार की ईंटों से बने थे। इन ईंटों का स्टैंडर्ड साइज पूरी सभ्यता में एक जैसा था, चाहे शहर हड़प्पा हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर लोथल। ये एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था का साफ संकेत है। कई घर 2 या 3 मंजिल तक ऊंचे थे और लगभग हर घर में अपना एक निजी बाथरूम और कुआं होता था। सोचिए, जब दुनिया की कई हिस्सों में साफ सफाई का कोई खास प्रभाव नहीं था, तब यहाँ के लोग पर्सनल हाइजीन को इतना महत्व देते थे। लेकिन जो चीज़ इस सभ्यता को सबसे अनोखा और अपने समय में सबसे आगे साबित करती है, वो है इनकी पानी की निकासी का सिस्टम। हर घर एक ढकी हुई नाली से सड़क की मुख्य नाली से जुड़ा था। ये नालियाँ भी पक्की ईंटों से बनी थी और उनमें कुछ कुछ दूरी पर सफाई के लिए मैन होल भी बनाए गए थे। ये एक ऐसी शानदार सिविक इंजीनियरिंग थी जो यूरोप के कई शहरों को भी 19वीं सदी तक नसीब नहीं हुई थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर या द ग्रेट बाथ आज पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली है। ये एक बड़ा आयताकार तालाब है जो पक्की ईंटों से बना है और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक टार से सील किया गया है। इसके चारों ओर कमरे और उसके उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। इसका असली मकसद क्या था ये साफ नहीं है,
माना जाता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। इसका डिजाइन और इसकी वाटर प्रूफिंग तकनीक उस समय के इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। इनके अलावा बड़े बड़े अन्न भंडार या ग्रेनरी भी मिली है, जो दिखाते हैं कि उनके पास एक संगठित टैक्स सिस्टम और अनाज को जमा करने की व्यवस्था थी। ये एक मजबूत खेतीबाड़ी वाली अर्थव्यवस्था थी, जो अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करती थी। इस अतिरिक्त अनाज को शायद व्यापार या अकाल जैसे बुरे वक्त के लिए रखा जाता था। गुजरात के लोथल में एक डॉकयार्ड या बंदरगाह मिला, जो समुद्र व्यापार का जीता जागता प्रमाण है। ये सब मिलकर एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनाते हैं जो हैरान करने वाली हद तक संगठित, अमीर और तकनीकी रूप से आगे थी। उन्होंने सिर्फ जीना नहीं सीखा था, बल्कि एक आरामदायक और व्यवस्थित शहरी जीवन बनाना भी सीख लिया था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, इतनी मजबूत नींव वाली सभ्यता आखिर कैसे और क्यों ढह गई? शहरों की बनावट से भी बड़ा रहस्य है सिंधु घाटी के लोग खुद। वे कौन थे, वे कैसे रहते थे, वे क्या मानते थे? इन सवालों के कुछ जवाब हमें खुदाई में मिली हजारों कलाकृतियों से मिलते हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल खड़े कर देता है। एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह सिंधु घाटी के शहरों में राजाओं के कोई भी आलीशान महल, विशाल मंदिर या शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलती। मिस्र में हमें फराओ के पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहनजोदड़ो से पृष्ठ किंग या पुरोहित राजा की एक छोटी सी मूर्ति मिली तो है, लेकिन ये किसी एक छत्र राजा का पक्का सबूत नहीं है। इसी वजह से कई इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद सिंधु घाटी का समाज किसी एक राजा की बजाय एक बराबरी वाला समाज था। हो सकता है कि शासन का काम व्यापारियों या पुजारियों की कोई कमेटी चलाती हो, या फिर हर शहर का अलग अलग शासन रहा हो। सतह के इस खुले दिखाव की कमी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी और रहस्यमयी बातों में से एक है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक उन चीजों से मिलती है जो वे पीछे छोड़ गए। वे माहिर किसान थे जो गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे, बल्कि वे दुनिया में कपास उगाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। वे मवेशी, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे कुशल कारीगर भी थे। लोथल जैसे शहरों में मन के यानी माला के दाने बनाने की फैक्ट्री मिली है, जहाँ कीमती पत्थरों, खासकर कॉर्नेलियन से बने खूबसूरत मन के तैयार होते थे। ऐसे ही मन के मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले हैं, जो इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच गहरे व्यापारिक रिश्तों का मजबूत सबूत है। लेकिन शायद सिंधु घाटी की सबसे मशहूर रहस्यमयी चीज है उनकी मोहरें। ये सेलखड़ी नाम के नरम पत्थर से बनी छोटी चौकोर सील है, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ चिन्ह उकेरे हुए हैं, जिन्हें उनकी लिखावट माना जाता है। इन मोहरों पर एक सींग वाले जानवर, जिसे अक्सर यूनिकॉर्न कहा जाता है, की तस्वीर सबसे आम है। इसके अलावा बैल, हाथी, बाघ और गेंडे भी बने हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मोहर। इस पर एक व्यक्ति योग जैसे मुद्रा में बैठा है, सिर पर सींग वाला मुकुट है और चारों ओर जानवरों से घिरा है। बहुत से विद्वान इसे हिंदू देवता शिव की शुरुआती रूप पशुपति यानी जानवरों की देवता से जोड़कर देखते हैं। अगर ये सच है तो ये हिंदू धर्म की जड़ों का हजारों साल और पीछे ले जाता है। हालांकि इस थ्योरी पर सभी विद्वान एक मत नहीं है। मूर्ति कला के भी कुछ बेहतरीन नमूने मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति दुनिया भर में मशहूर है। अपने आत्मविश्वास से भरे पोज के साथ यह छोटी सी मूर्ति उस समाज के कलात्मक हुनर और धातु गलाने की तकनीक में उनकी महारत को दिखाती है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इन सभी में सबसे बड़ा है, सिंधु लिपि। हड़प्पा के लोगों के पास लिखने का अपना एक सिस्टम था, जिससे 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। ये लिपि हमें हजारों मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर मिलती हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी दुनिया का कोई भी विद्वान आज तक इसे पढ़ नहीं पाया है। इसे न समझ पाने की सबसे बड़ी वजह रोसेटा स्टोन जैसी किसी भी द्विभाषी चीज का न मिलना है। रोसेटा स्टोन वो पत्थर था जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी, और उसी की मदद से मिस्र की लिपि को समझा जा सकता था। सिंधु लिपि के मामले में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही जो लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है, ज्यादातर सिर्फ 4 या 5 अक्षरों की। इससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये एक पूरी भाषा है या सिर्फ कुछ निशान। कुछ विद्वानों को मानना है कि यह भाषा द्रविड़ भाषा, जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती है, वो हो सकती है, जबकि कुछ इसे इंडो आर्यन या किसी पूरी तरह से अलग गुम हो चुकी भाषा का हिस्सा मानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2025 में घोषणा की कि जो भी इस लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड करेगा उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो इस पहेली के महत्व को दिखाता है।
जब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु घाटी के लोगों को असली पहचान, उनके नाम, उनकी कहानियां और उनकी अपनी आवाज में उनके इतिहास हमेशा के लिए खामोश में कैद रहेगा। यह एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर थी। शहर फल फूल रहे थे, व्यापार दूर दूर तक फैला था और जिंदगी एक व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। भव्य शहर धीरे धीरे अपने चमक खोने लगे। नई इमारतें पुरानी इमारतों के मुकाबले घटिया क्वालिटी की बनने लगी। बड़ी बड़ी सड़कों पर अतिक्रमण करके छोटे छोटे घर बनने लगे। ड्रेनेज सिस्टम टूटने लगा और कचरे के ढेर सड़कों पर जमा होने लगे। ऐसा लगा जैसे वो महान अनुशासन और केंद्रीय शक्ति जिसने इन शहरों को बनाया था अब कमजोर पड़ रही थी। और फिर अगले कुछ सदियों में लगभग 1300 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह महान सभ्यता लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। बड़े शहर वीरान हो गए, व्यापार ठप हो गया और लिखने की कला भुला दी गई। एक पूरी दुनिया जो हजारों सालों से फल फूल रही थी रेत और मिट्टी के नीचे दफन हो गई। तो आखिर हुआ क्या था? यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है और इसका जवाब देने के लिए कई थ्योरी सामने रखी गई है। शुरुआती दिनों में सबसे लोकप्रिय थ्योरी में से एक थी आर्य आक्रमण की, जिसे 1940 के दशक में पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर ने जोर शोर के सामने रखा था। इसके मुताबिक मध्य एशिया से आए आर्य नाम की घुड़सवार लड़ाकों ने सिंधु घाटी के शहरों पर हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इस थ्योरी का आधार मोहनजोदड़ो से मिले कुछ बिखरे हुए कंकालों और ऋग्वेद में देवता इंद्र द्वारा पूर्व यानी किलों को नष्ट करने के जिक्र को बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे और रिसर्च हुई यह थ्योरी कमजोर पड़ती गई। पहली बात, मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल किसी एक बड़े कत्लेआम का सबूत नहीं देते। वे अलग अलग जगहों और अलग अलग समय के हैं और उन पर चोट के निशान भी किसी युद्ध की तरह साफ साफ इशारा नहीं करते। दूसरी बात, पूरी सभ्यता में कहीं भी बड़े पैमाने पर लड़ाई, हथियारों के ढेर या जले हुए शहरों की वैसी परतें नहीं मिलती जो एक बड़े हमले का संकेत दे। आज ज्यादातर इतिहासकार और पुरातत्वविद इस आक्रमण की थ्योरी को खारिज कर चुके हैं। अब यह माना जाता है कि अगर आर्यों का आगमन हुआ भी तो वह एक हिंसक हमला नहीं बल्कि एक धीमी प्रक्रिया में हुआ प्रवासन था और यह हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुआ। आज के समय में जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है और जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सबूत है वो है जलवायु परिवर्तन की थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक घटना से नहीं बल्कि धीरे धीरे हुए पर्यावरण के बदलाव की वजह से हुआ। इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है घग्गर हकरा नदी। यह नदी आज ज्यादातर सूखी रहती है, लेकिन हड़प्पा के समय में यह एक विशाल नदी थी जिसके किनारे कालीबंगन और राखी घड़ी जैसे कई बड़े हड़प्पाई शहर बसे थे और कई विद्वान इसे ही प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। पुराने जलवायु के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 4000 साल पहले मानसून का पैटर्न बदलने लगा। मानसून कमजोर पड़ गया जिससे नदियों में पानी कम हो गया। टेक्टोनिक गतिविधियों ने भी शायद नदियों का रास्ता बदल दिया। धीरे धीरे घग्गर हकरा जैसे जीवन देने वाली नदी सूखने लगी। इसके नतीजे भयानक थे। खेती जो इस विशाल शहरी आबादी का पेट पालती थी बर्बाद होने लगी। पीने और इस्तेमाल के लिए पानी की कमी हो गई। एक हालिया अध्ययन बताता है कि उस दौर में इस इलाके ने कई बड़े और लंबे सूखे झेले होंगे, जिनमें से एक तो 150 साल से भी ज्यादा लंबा चला था। लोग भोजन और पानी की तलाश में अपने बड़े बड़े शहर छोड़कर पूरब और दक्षिण की ओर छोटे देहाती इलाकों में बसने लगे। और वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो जैसे शहर जो सिंधु नदी किनारे थे उन्हें एक अलग समस्या का सामना करना पड़ा। भयंकर बाढ़, खुदाई में शहर की कई परतें मिली जो गाद और मिट्टी से ढकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि शहर को बार बार भयानक बाढ़ ने तबाह किया होगा। तो एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ बाढ़, इन दोनों चरम मौसमी घटनाओं ने मिलकर सभ्यता की कमर तोड़ दी। एक और थ्योरी ये भी है कि सभ्यता शायद बाहरी वजहों की बजाय अंदरूनी कारणों से खत्म हुई हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार कम हो गया जिससे शहरी व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही महामारी का सिद्धांत भी है। घनी आबादी वाले शहरों में कोई भी संक्रमण बीमारी तेजी से फैल सकती थी। हड़प्पा के कंकालों में कुष्ठ और टीबी जैसी बीमारियों के सबूत भी मिले हैं। हो सकता है कि कुपोषण और सूखे से कमजोर हुई आबादी पर किसी महामारी ने आखिरी बार किया हो जिससे लोग इस मौत के शहरों को छोड़कर भाग गए हों। सच तो ये है कि शायद कोई एक कारण इस विशाल सभ्यता की पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यह कई वजहों का एक मिला जुला असर था।
एक परफेक्ट स्ट्रोक। जलवायु परिवर्तन ने नींव हिला दी। सूखती नदियां और बर्बाद होती खेती ने आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा किया। इसने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। व्यापार के रास्ते टूट गए। इस उथल पुथल और भीड़ भाड़ ने बीमारियों को फैलने का मौका दिया और शायद कुछ स्थानीय संघर्षों या बाढ़ जैसी आपदाओं ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यह एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी जो एक रात में नहीं बल्कि सदियों में हुई। सभ्यता अचानक मरी नहीं बल्कि धीरे धीरे बिखर गई। तो क्या सिंधु घाटी के लोग और उनकी संस्कृति सच में हमेशा के लिए गायब हो गए? क्या उनकी हजारों साल की विरासत का कोई निशान नहीं बचा? इसका जवाब है नहीं। शहर मर गए, लिपि खो गई, लेकिन लोग और उनके विचार पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उन्हें बस अपना रूप बदल लिया। उनका पतन एक अंत नहीं था बल्कि एक बदलाव था। जब बड़े शहर रहने लायक नहीं रहे तो हड़प्पा के लोग छोटे छोटे समूहों में पूरब की ओर, गंगा के मैदानों में और दक्षिण की ओर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ चले गए। वे अपनी पुरानी शहरी पहचान छोड़कर नई ग्रामीण संस्कृति में घुल मिल गए। वे अपने साथ अपनी तकनीक, अपनी कला और अपनी मान्यताएं भी ले गए, जिन्होंने बाद में विकसित हुए भारतीय संस्कृति की नींव रखी। आज अगर हम ध्यान से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत हमारे चारों ओर जिंदा है। पशुपति मोहर में दिखने वाले योगी जैसे देवता का विचार, जिस प्रोटो शिवा माना जाता है, बाद में हिंदू धर्म में शिव की अवधारणा में विकसित हुआ हो सकता है। मातृ देवी की पूजा, जिसके सबूत हमें कई मिट्टी की मूर्तियों से मिलते हैं, बाद में शक्ति पूजा की परंपराओं में जीवित रही। प्रकृति की पूजा, जैसे पीपल के पेड़ को पवित्र मानना, जो हमें हड़प्पाई मोहरों पर भी मिलता है, आज ये भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पाई कला में पाया जाता है। उनकी कई तकनीकी खोजें भी जिंदा रही। वजन और माप की प्रणाली जो उन्होंने व्यापार के लिए बनाई थी, बाद की भारतीय प्रणालियों का आधार बनी। बैलगाड़ी का डिजाइन जो हमें हड़प्पाई खिलौनों में मिलता है, आज भी भारत के गाँव में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में काफी मिलता जुलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कुछ तकनीकें और डिजाइने भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। हाल के जेनेटिक अध्ययनों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है। राखी गढ़ी जैसे हड़प्पाई स्थलों में से मिले प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि आज के दक्षिण एशियाई लोगों के जीन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं प्राचीन हड़प्पाई लोगों से आता है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग कहीं गए नहीं, वे और हम एक ही कहानी का हिस्सा हैं। वे हमारे पूर्वज हैं। इस नजरिए से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कभी गायब हुई ही नहीं। उनका शहरी ढांचा जरूर ढह गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसके लोग, उसके विचार भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी और संस्कृति में समा गए। उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक नदी की शुरुआत की जो आज भी बह रही है। लेकिन फिर भी जो एक बड़ा सवाल अधूरा रह जाता है, जब लोग अपने शहर छोड़ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? उन्होंने अपनी नई बस्तियों को कैसे बसाया? इन सभी सवालों का जवाब उन रहस्यमयी चिन्हों में बंद है जिन्हें हम सिंधु लिपि कहते हैं। जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी आवाज में कही गई कहानी हमेशा के लिए खामोश रहेगी। यह एक ऐसी विरासत है जो जिंदा तो है पर अपनी पूरी कहानी बताने में असमर्थ है। तो सिंधु घाटी के लोग कहाँ गए? जैसा कि हमने देखा, वे किसी दूसरे ग्रह पर गायब नहीं हुए, नहीं किसी युद्ध में मारे गए। वे बस बदल गए, बिखर गए और समय के साथ एक नई पहचान में ढल गए। उनके शानदार शहर समय की रेत में दफन हो गए, लेकिन उनकी विरासत हमारे रीति रिवाजों और हमारी मान्यताओं और हमारे डीएनए में आज भी जिंदा है। लगभग 3900 साल पहले शुरू हुए इस पतन का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसने लंबे सूखे और विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी आगे क्यों ना हो, वह प्रकृति की ताकत के सामने कितनी नाजुक हो सकती है। यह हमें आज के दौर में जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी सावधान करती है। लेकिन सबसे बड़ा राज वही है, उनकी अनपढ़ी लिपि। जब तक हम उन चिन्हों को समझ नहीं लेते, उनकी पूरी कहानी, उनके सुख दुख, उनके राजाओं और देवताओं के नाम, सब कुछ एक खामोश राज बना रहेगा। एक ऐसी सभ्यता जो बोल नहीं सकती, बस अपने शानदार खंडरों के जरिए फुसफुसाती है। आपको क्या लगता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन की असली वजह क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन था या कोई और गहरा रहस्य जो अभी भी खोजा जाना बाकी है? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर आपको इस रहस्यमय सफर में मजा आया और आप इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को हमारे साथ खोजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।